सो हेलो न्यू फैंस, व्हाट इज अप। कई दिनों से ये लाइन बोलना चाहता था। खैर, इतनी ज्यादा हाइप बनाने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ वापस एक नए थ्योरी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक खतरनाक सा टॉपिक, जिसके बारे में बात करना और रिसर्च करना इज इक्वल टू वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बनाना होगा। खैर, तुम्हें पता चला हो या नहीं, मैं बता ही देता हूँ। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन पीस के यूनिवर्स में सबसे बड़े एंशिएंट वॉर के ऊपर, और इसके साथ ही हम जॉय बॉय के लाइफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही गाइस, मैं अपने निजी जिंदगी के बारे में तुम लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखना। और ये सारी थ्योरीज एक तरह से एक प्रेडिक्शन है, तो इनके सच होने के चांसेस उतने ही है जितने कि इस साल एमआई के आईपीएल फाइनल जीतने के, तो चांसेस काफी ज्यादा है। तो चलो बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पे तुम्हें पता है कि वन पीस की एंशिएंट हिस्ट्री में 900 साल पहले एक एंशिएंट किंगडम एग्जिस्ट करता था, जो कि आज के जमाने से बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था, जो कि वन पीस के यूनिवर्स के लिए आम बात हो सकती है। मगर तुम पूरी दुनिया में अकेले ही यूनिक हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम कॉमन तो नहीं हो। और इसी को लेकर रेड यूजर्स का कहना है कि एंशिएंट किंगडम के वासी किसी अलग रेस से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो लूनारियंस या फिर स्काइपियंस भी हो सकते हैं। और वही कई लोगों का मानना है कि वो लोग बकेनियर हैं, क्योंकि जॉय बॉय एक बकेनियर था। मगर जहाँ पे ओडा सेंसेई ने हमें यह बात क्लियर नहीं की है कि जॉय बॉय एंशिएंट किंगडम का वासी था या फिर नहीं। और यहाँ पे इसी बात के दो पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं, जहाँ पे जॉय बॉय एक्चुअली एंशिएंट किंगडम का हिस्सा है और वो उस किंगडम को रूल करता है। और वही सेकंड पॉसिबिलिटीज निकल के आती है कि जॉय बॉय खुद ही में एक बकेनियर है, जो कि टार्जन की तरह अपने गोल अचीव करने के लिए एंशिएंट किंगडम पहुंच गया, जहाँ पे उसका ओरिजिन एल्बाफ हो सकता है। और उसके साथ ही जॉय बॉय ने अपने गोल्स पूरे करने के लिए वानो कंट्री और उसके साथ फिशमैन आइलैंड के साथ भी अपने नाते जोड़ लिए होते हैं। और ये न्यूज काफी तेजी से फैली होगी, जहाँ पे बाकी के नेशंस को ये थ्रेट लगने लगा होगा। और वही एंशिएंट किंगडम का इस तरह से फ्यूचरिस्टिक होना ये वर्ल्ड के बाकी के नेशंस को उनके खिलाफ कर दिया होगा, जहाँ पे बाकी के नेशंस को लगा होगा कि एंशिएंट किंगडम पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा। और उसी कुछ वक्त के दौरान बाकी के नेशंस की मीटिंग बुलाई गई होगी, जैसे कि हमारे यहाँ मरी चॉइस में रेवरी भराई गई थी। और वही 20 नेशंस ने एंशिएंट किंगडम के खिलाफ वॉर करने के लिए सहमति दर्शाई होगी। और अगर 20 नेशंस अपने पूरी ताकत से तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और इन सब के बीच में जुनेशिया का रोल प्रोबेबली उन लोगों को वहाँ से बचाना होगा, जहाँ पे वो फेल हो गई। तो इन सब में एक सवाल उठता है कि एंशिएंट किंगडम ने अपने डिफेंस के लिए कुछ तो किया ही होगा। और वहीं से एक बात सामने आती है कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन ये एंशिएंट किंगडम का ही देन है, तो मेरे ख्याल से वह फुल फ्लेश वॉर तो हो ही होगी। और इस वॉर का कंक्लूजन मतलब 20 नेशंस की जीत। और उन 20 नेशंस में डोंकिहोते फैमिली, नेफ्टारी फैमिली, फिगरलैंड और नेरोना फैमिली भी शामिल थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये 5 एल्डर्स उन सब की भी फैमिली उस वॉर में शामिल थी। यहाँ पे जॉय बॉय को मारना, जायंट रोबोट को डिफीट करना और जुनिशिया जैसे बड़े बीइंग को पागल बनाना, ये काम एक ही कमीना कर सकता है। तो अपने अगली थ्योरी पे बढ़ने से पहले इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस तो जान लो, जहाँ पे एंशिएंट किंगडम को हराने के बाद उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फिशमैन को धरती के सतह पर लाने का जॉय बॉय का सपना ही रह गया। वही वानो कंट्री ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए और उन्होंने ही पोनिग्लिफ का निर्माण किया। और एंशिएंट वेपन्स और पोनिग्लिफ को छिपाने का काम डी क्लैन के मेंबर्स ने किया होगा। और आगे चल के कई सारी कंट्रीज ने एक मत दर्शाया इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को बनाने के लिए, मगर इसी डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया जब आगे चल के हमें पता चला कि दुनिया को तो कोई और ही चला रहा है और अपना भारत देश भी इन्हीं राहों पे चल रहा है। तो दोस्तों, अपने देश को डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए आने वाले इलेक्शन में सोच समझकर वोट दो। और अपने देश के सही हालात जानने के लिए मैं तुम्हें ध्रुव राठी का ये वीडियो सजेस्ट करता हूँ, तो इसके बाद उसे जरूर देख लेना। तो चलो गाइज, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पोस्ट वॉर के इंसिडेंट्स को एनालाइज करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग से थ्योरीज सामने आती है। वही वॉर खत्म होने के बाद 20 नेशंस में से अलाबास्ता की क्वीन नेफ्टारी लिली ने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से मना कर दिया और अलाबास्ता रिटर्न जाने से पहले ही नेफ्टारी लिली को मार दिया गया। और उन्हीं के डिसेंडेंट्स या फिर क्रू मेंबर डी क्लैन के नाम से जाने जाते हैं। तो नेफ्टारी लिली का सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से मना कर देना, इस सब के पीछे एक ही कारण हो सकता है, जहाँ पे उन्हें ऐसा कुछ पता चला होगा जो कि उन्हें अपने वॉर लड़ने के डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि नेफ्टारी लिली और जॉय बॉय के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड या फिर कुछ ऐसा रिश्ता बन गया होगा, जिसने की नेफ्टारी लिली के वॉर को देखने का पर्सपेक्शन ही चेंज कर दिया। और तुम्हें पता है मैं किस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, और ये होने के चांसेस कई ज्यादा है, क्योंकि डी क्लैन वाले लोग, जिन्हें की वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ ब्लू से लॉ,
और ईस्ट से अपनी मंकी फैमिली और अलाबास्ता वाले लोग भी वही रहते हैं। तो इन वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल करने वाले लोगों के मोटिव्स जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते गए, मगर इनकी न्यूज़ सेम बताई जाती है। और इन सब का मिडल जॉय बॉय हुआ। तो फिर नेफ्टाली लिली जॉय बॉय के साथ अलायंस में थी, ये कंफर्म होता है। तो यही पर मैं एक तुक्का मारता हूँ, जहाँ पे वॉर खत्म होने के बाद जॉय बॉय बेयरली ही जिंदा था और नेफ्टाली लिली ने उसे अपने साथ अलाबास्ता ले जाने का सोचा। और इमुसामा को जब इस बात का पता चला तब इमुसामा ने उन दोनों को ही मार दिया और उनकी लव स्टोरी वहीं पे खत्म हो गई और बाकी के रेबेलियंस पूरी दुनिया में छुप गए। और इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें उन्हें स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता। तो वो है इमुसामा की इमोर्टेलिटी का राज और 5 गोरेसेस का इमू के साथ जुड़ने का सही टाइम। और वर्ल्ड को कॉन्कर करने के बाद भी इमू का असल में मकसद क्या है? क्या इमू वन पीस में इंटरेस्टेड है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वन पीस में अगर एंशिएंट हिस्ट्री के राज छिपे हैं तो रॉजर ने उन्हें दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया? वन पीस आखिर में है क्या? रॉजर के शिप पे वो दिखा हुआ अंडा? और ऐसे बहुत से राज है जो अभी खुलना बाकी है और इसीलिए तो वन पीस इतना इंटरेस्टिंग है। इसके हर एक कैरेक्टर, एक यूनिक स्टोरी, हर राज नए एक्सपीरियंस हमें देती जाती है और यही सब नए थ्योरीज बनाने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करती है। बिकॉज वन पीस इज रियल। और आने वाले कुछ चैप्टर के साथ ही मैं एल्फा में होने वाले इंसिडेंट्स पर एक वीडियो बनाऊंगा। और गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है, तो ये सुन लो। सो गाइस, मैं हूं आपका प्यारा एनिमे टॉक्स और मुझे तुम लोगों से कुछ बातचीत करनी है। तो कुछ दिनों से लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है और लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत काफ़ी हो रहे हैं। सच कहो तो डिप्रेशन में हो और इसका रीज़न यहाँ बताकर मुझे तुम लोगों के साथ मतलब इस बात के साथ इंजस्टिस नहीं करनी है। तो बात काफ़ी सीरियस है और मुझे तुम लोगों से इसे शेयर भी करना है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक ब्लॉग टाइप वीडियो जो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। और इस वीडियो में मैं खुद को एक्सप्लोर करूँगा, खुद की फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा और शायद खुद को एक्सपोज भी कर दूँ। फेस रिवील के बारे में बता नहीं सकता, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी के वन पीस के चैप्टर्स वीकली तो आते ही रहेंगे और ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ मेरे बर्थडे के दिन, मतलब 3 मई को। तो उसकी राह देखना, तब तक के लिए वेट करना और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, मतलब अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए